Welcome to Anjili Media. लो जी, बिलआखिर ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान कुछ माह से जारी जंग के खात्मे के आसार दिखाई देने लगे हैं। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि जंग मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है, लेकिन कम से कम इसके खत्म होने या बंद होने के कुछ कुछ आसार नजर आना शुरू हुए हैं। गो के अमेरिका के सदर ट्रंप ने इसे जंग बंदी का ही नाम दिया है। उधर ईरान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि हमारे लिए ये टोटल विक्ट्री है, यानी हमें मुकम्मल तौर पर फतह याबी हुई है। ईरान ने इस बात की तस्दीक की है कि जो MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तय पाया है, उसमें ये कहा गया है कि USA अपनी साइड का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेड है वो खत्म करेगा और इसके जवाब में ईरान भी अपनी तरफ से जो उन्होंने ब्लॉकेड कायम कर रखा है वो भी खत्म कर देगा, ताकि दोनों तरफ से शिप्स का आना जाना रिस्टोर हो सके। ये ब्लॉकेड 60 दिनों के लिए उठाया जाएगा ताकि मुआहदे के बाकी जो नुकात हैं, पॉइंट्स हैं, उन पर अमल दरामद करने की तरफ मजीद बढ़ा जा सके। तो गोया कि ये एक टोकन जेस्चर होगा इस बात को आगे बढ़ाने के लिए कि मुआहदे पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाए। लेकिन यहाँ ये कहना भी जरूरी है कि ईरान ने ये कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने कब्जे में ही रखेंगे, यानी कि वही उसकी मैनेजमेंट करते रहेंगे। मुआहदे में ये भी तय पाया गया है कि ईरान के जो $24 बिलियन फ्रीज किए गए हुए हैं, उनमें से $12 बिलियन फौरी तौर पर उन्हें अदा कर दिए जाएंगे, यानी उन्हें अनफ्रीज कर दिया जाएगा और ये अप फ्रंट होंगे, यानी कि इससे पहले कि मजीद कोई भी बात आगे बढ़ाई जाए, ये 24 बिलियन में से 12 बिलियन उनको पहले दिए जाएं और बाद में बाकी 12 बिलियन भी। ये जंग जिस मकसद के लिए, यानी कि जो मेन पॉइंट था, मुद्दा था न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से, उसके बारे में क्लॉज नंबर 9 में ये लिखा हुआ है कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर हथियारों को, या यूं कह लीजिए कि न्यूक्लियर बम बनाने के सिलसिले को आगे ना बढ़ाने के हवाले से ये रीइटरेट करता है। अब रीइटरेट का मतलब होता है कि अयादा करना, किसी बात को कहना कि हाँ मैं ऐसा ही करूंगा, कि वो न्यूक्लियर वेपन्स किसी भी मुल्क की तबाही के लिए नहीं बनाएंगे। वो हमेशा से ये कहते रहे हैं कि ये हमारी अपनी सलामती के लिए हम ये न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर रहे हैं। तो ऐसी बात तो ईरान पहले भी कहता रहा है कि हम इस बात का अयादा करते हैं कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी की तबाही और बर्बादी के लिए नहीं तैयार कर रहे। गो के वक्तन फवक्तन ईरान अमेरिका के लिए और इसराइल दोनों के लिए मर्ग बार इसराइल मर्ग बार अमेरिका कहता रहता है। तो गोया के उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर खत्म करने का अमेरिका जो दावा कर रहा है कि वो इस पे एग्री हुए हैं, बज़ाहिर ऐसा दो टोक दिखाई नहीं देता, यानी कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम और न्यूक्लियर वेपन्स को डिसमेंटल करने का कोई हतमी दो टोक वादा करते दिखाई नहीं देते। इस जंग से पहले ईरान की जो प्रॉक्सी जंगजू ऑफशूट्स थी, जैसे हुती, हिजबुल्ला और इसके अलावा कुछ दीगर ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशंस, वो जैसे जंग से पहले कायम थी वो अब भी हैं। इसके अलावा इस डील में ये भी कहा गया है कि ईरान को $300 बिलियन की रिकंस्ट्रक्शन की मद में फंड्स मिलेंगे, लेकिन वो फंड्स ईरान खुद नहीं इस्तेमाल करेगा, बल्कि उन्हें अमेरिका की कंपनियां और अमेरिका के एलाइज की कंपनियां वहां रिकंस्ट्रक्शन के अमल को पूरा करने में इस्तेमाल करेंगी। इसराइल को इस मुआहदे से कमोबेश बाहर ही रखा गया है, जिसके सबब से इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बिन गवीर ने यह कहा है कि इसराइल इस मुआहदे में शामिल नहीं है, लिहाजा अगर लबनान से हिजबुल्लाह ने इसराइल पर अपने हमले जारी रखे तो हम उसका जवाब जरूर देंगे, क्योंकि हम इस मुआहदे के पाबंद नहीं हैं, क्योंकि ये मुआहदा ईरान और अमेरिका के दरमियान हुआ है, ना कि ईरान और इसराइल या ईरान इसराइल और अमेरिका के दरमियान। लिहाजा इसराइल टेक्निकली इस जंग बंदी में शामिल नहीं है। उधर इसराइल के अपोजिशन लीडर यायर लैपिड ने भी अपनी इस मुआहदे से नापसंदीदगी का इजहार किया है और नेतन्याहू को आड़े हाथों लेते हुए उन पर तनकीद की है कि ये कैसा मुआहदा है जो तुम्हारे सामने हो गया है और तुमने इस पे कोई एतराज या सवाल नहीं उठाया। तो गोया इसराइल भी, यानी कि इसराइल के अवाम और अपोजिशन लीडर और जनरली स्पीकिंग पब्लिक भी इस मुआहदे
سے کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل کا مقصد تھا کہ ایران میں رجیم چینج کی جائے، حکومت کا تختہ پلٹا جائے، تاکہ ایک ایسی حکومت آئے جس کے ساتھ ایران کوئی لاسٹنگ پیس کی، امن و سلامتی کے معاہدے کی بات کر سکے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ لہٰذا اسرائیل کے عوام اور اپوزیشن لیڈر بھی اس معاہدے سے کوئی بہت زیادہ مطمئن نظر نہیں آتے۔ ادھر ایران کے عوام کی اگر بات کریں تو انہوں نے اس جنگ میں بڑی مار کھائی ہے اپنے ہی حکمرانوں سے، اور اب ان کو مزید خوف ہے کہ اب ان کی اور کمبختی آنے والی ہے۔ تو اس میں سب سے زیادہ جو خسارے میں گھاٹے میں رہے ہیں وہ ایران کے عوام ہیں، جو اس امید پر بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید اس جنگ کے بعد ایران میں حکومت کی تبدیلی ہوگی۔ اب یہ فیفا ورلڈ کپ میں مختلف ممالک میں جہاں یہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے، وہاں جو ایران کے لوگ ایران سے باہر ہیں وہ بھی اس معاہدے پر احتجاج کر رہے ہیں کہ اس معاہدے نے ایران کے لوگوں کو، خاص طور پر وہ لوگ جو ایران میں اس جنگ کے نتیجے میں یہ توقع کر رہے تھے کہ یہاں حکومت بدلے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور اب ان کی ایران کی حکومت سے مزید کمبختی اور سختی برتے جانے کا پورا امکان ہے۔ تو نہ ایران کے لوگوں کے لیے یہ کوئی بہت بڑی خوشخبری ہے، خوشخبری صرف اس بات کی ہے کہ مزید بمباری سے بچ گئے۔ اسرائیل کے لوگ اس لیے خوش نہیں کہ ایران میں رجیم چینج نہیں ہوئی۔ امریکہ کا یہ حال ہے کہ مہنگائی نے یہاں لوگوں کی کمر توڑ دی ہے، گو کہ اس جنگ بندی پر پیٹرول کی قیمتیں نیچے آنے کے امکانات ہیں، ظاہر آئیں گی، لیکن اس سے پہلے کہ آئل کی پرائسز کم ہوں، یہاں موجودہ حکومت کے خلاف جو لوگوں کے دلوں میں اس جنگ کی وجہ سے منفی رویے اور جذبات پیدا ہو چکے ہیں، ان کے ختم ہونے کے بہت ہی کم امکانات ہیں۔ گویا کہ ڈیمیج ہو چکا ہے، اور یہ ڈیمیج کنٹرول کہہ سکتے ہیں کہ بہت دیر سے ہو رہا ہے۔ وہ بھی ابھی دیکھنا باقی ہے کہ کیا ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں، یعنی اس معاہدے کی بیل کیا مونڈیر چڑھ پائے گی کہ نہیں، کیونکہ جیسے ہی حزب اللہ نے دوبارہ اسرائیل پر کوئی میزائل یا راکٹ داغ دیا تو اسرائیل لازماً اس کا جواب دے گا، جس کو لے کر ایران ممکن ہے کہ پھر اس معاہدے سے باہر نکلنے کی دھمکی دے اور اسٹریٹ آف ہارمز میں دوبارہ بلاکیڈ کرنے کے اقدامات اٹھانا شروع کر دیں۔ تو اوور آل کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاہدہ اگرچہ خوش آئند ہے، اچھی بات ہے کہ کم از کم ورلڈ اکانومی کو کچھ تھوڑا سا سانس لینے کی مہلت مل گئی، لیکن یہ معاہدہ اس قدر نازک ہے کہ اس میں ذرا سی بھی چنگاری کہیں سے پھوٹی تو یہ سارے کا سارا معاہدہ آنکھ جھپکتے ہی سبوٹاج ہو جائے گا، زمین بوس ہو جائے گا، اور معاملہ پھر سکوئر ون پر ہی آ جائے گا۔ Thanks for watching.